कि महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में जी जब कृष्ण अर्जुन का रथ लेके आए थे तो अर्जुन के दिमाग में एक बहुत संशय का बवंडर चल रहा था। जी बवंडर क्या था? अब अपने लोगों के बीच में कठोर निर्णय लेने की स्थिति आ जाए, और वो निर्णय भी क्या? अखिलेश जी के जी कुछ प्रश्नों के उत्तर में योगी आदित्यनाथ ने कुछ बातें सदन में कही थी, और उन बातों के परिणाम कुछ दिनों के बाद पूरे प्रदेश को मिले, और हूबहू वही मिले जो उन्होंने कहा था। अब ये गणित बड़ा समझना मुश्किल है कि मेरी कही बात चरितार्थ कैसे हो रही है। धीरे धीरे एक क्राइम की दुनिया का साम्राज्य खड़ा किया, और तमाम लोग उसके साथ जुड़ते चले गए, जिन्हें उसकी आवश्यकता थी और जिन्हें उसकी आवश्यकता थी। दोनों एक दूसरे के पूरक होते गए, और ये साम्राज्य विस्तार पाता चला गया धीरे धीरे धीरे। और गेम कहां तक पहुंचा? क्राइम की दुनिया से निकलकर वह राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया, और राजनीति से वो क्राइम को कंट्रोल करने लगा। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि दुनिया में अति सर्वत्र वर्जित है। अत की भली न बोलना, अत की भली न चुप, अत की भली न वर्षा, अत की भली न धूप। अति कामत को इस बात को समझना चाहिए था कि जब क्रिमिनलों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, जहां मकान को जमींदोज किया जा रहा है, जहां पकड़कर लोगों को जेल में डाला जा रहा है, ऐसे में इतनी बड़ी दुस्साहसिक घटना धूमरगंज के अंदर कराना कहीं उसके आत्मविश्वास का बड़ी विसंगतिपूर्ण स्थिति है मुनीश जी, कि एक ऐसा अपराधी जिसका बेटा दो पुलिस वालों को मारता है, और वही अपराधी जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज एक बार फिर हम उपस्थित हैं एक ऐसे मुद्दे को लेके जो पिछले एक हफ्ते से चर्चा का विषय है, और इसने पूरे प्रदेश में एक अजीब सा माहौल बना के रखा है। 2 दिनों पहले रात में, यानी शनिवार की रात, माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई थी। आज हम इस पूरे मुद्दे की समीक्षा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर माहौल बन रहा है, विपक्षी अपना तर्क दे रहे हैं, सत्ता पक्ष अपनी बात रख रहा है, पुलिस के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि इस पूरे घटना में पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। तो इसके लिए हम बात करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी से, और ये जानेंगे कि ये पूरा मामला पहले तो है क्या, अतीक अहमद का क्या इतिहास रहा है, 40 सालों का आपराधिक इतिहास रहा है, वो राजनीति में भी सक्रिय रहा है। इसके साथ शनिवार को उस पूरे गैंग का, यानी अतीक अहमद का जो पूरा वर्चस्व था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। पिछले दिनों उसके बेटे असद को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया था। उसके पहले जो उमेश पाल की हत्या में जितने भी लोग शामिल थे, कई लोगों को पुलिस से उनकी मुठभेड़ होती है, और वो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन 2 चीज़ें हम इसमें जानेंगे कि एक राजनीतिक गठजोड़ ऐसा क्या होता है अपराधियों के साथ, जिसकी वजह से ये इतने बड़े अपराधी एक सत्ता के उस छाते के नीचे सक्रिय हो जाते हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अचानक से एक सत्ता परिवर्तन होता है और चीज़ें जस्ट उलट हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश हम करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी से। तो आइए बात करते हैं।
सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। जी नमस्कार। और आप भी परिचित हैं सर, जो घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ है, शनिवार की रात एक पूरे प्रदेश को हिला देने वाला, और कहीं ना कहीं प्रदेश को बड़ा सुकून भी है उस अपराधी के खात्मे से जिसने पूरे प्रदेश में, खासतौर से इलाहाबाद और चकिया में, प्रयागराज और चकिया में एक आतंक का माहौल बना रखा था और कई हत्याएं और तमाम ऐसे क्राइम हैं जो वो करता रहा है। उसकी जब हत्या होती है वो भी उसी तरीके से जिस तरीके से उसका अपराध का इतिहास चलता रहा है। ऐसी घटनाक्रम में मृत्यु होती है, हत्या होती है, जो शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नज़ीर हो गई है, एक अपराध का एक नया मुहाना खुल गया है। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि इसको आप कैसे देखते हैं और इसकी समीक्षा कैसे। इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि पुलिस की अभिरक्षा और पूरी मीडिया के सामने इस घटना को अंजाम दिया जाता है। इसे आप कैसे बताएंगे सर? सबसे पहले तो मुनेश जी थोड़ा सा विषय से हट के जी, लेकिन विषय से ही रिलेटेड बात को कहते हुए मैं अपनी बात रखूंगा और आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। ये घटनाक्रम जब रात को हुआ तो मैं उस समय टीवी पे समाचार ही देख रहा था। अगर मीडिया वालों के सामने ये घटनाक्रम हुआ जी, तो दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो मेरी आंखों के सामने टीवी पे ये घटनाक्रम हुआ जी। मैं काफी देर तक कुछ बातों को सोचता रहा और वहीं से अपनी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में जी, जब कृष्ण अर्जुन का रथ लेके आए थे तो अर्जुन के दिमाग में एक बहुत संशय का बवंडर चल रहा था। जी। बवंडर क्या था? अब अपने लोगों के बीच में कठोर निर्णय लेने की स्थिति आ जाए और वो निर्णय भी क्या, जान ले लेने से कम का निर्णय वो नहीं था जी। और निश्चित तौर पे इतने कठिन डिसीजन को लेने के लिए अर्जुन मानसिक रूप से परिपक्व नहीं थे। कृष्ण ने देखा कि अगर मैं अर्जुन को सही अर्थों में मोटिवेट नहीं करता हूं जी, तो एक बहुत बड़ा मकसद अधूरा रह जाएगा और अर्जुन कभी भी निर्णय की स्थिति तक नहीं पहुंचेगा जी। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा क्या? बहुत कीमती वाक्य। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन जी, तू जय में, पराजय में, लाभ में, हानि में, सब में समान दृष्टिकोण से हो जा। तेरे कर्ता होने का भाव ही तेरे समस्त दुखों का कारण है जी। अर्थात कम शब्दों में, जो तू ये समझ रहा है कि तू ये सब निर्णय करेगा कि कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा, यही निर्णय लेने के लिए जो तू अपने को कर्ता समझ रहा है, यही तेरे दुखों का कारण है। जो निर्णय ऊपर वाले के द्वारा तय है उसी के अंतर्गत परिणाम आएगा। तो सवाल ये उठता है कि फिर तुम्हारे लिए क्या विकल्प है? तो तुम्हारे लिए विकल्प सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, परिणाम की चिंता छोड़ दे। इस बिंदु पे जब मैं देखता हूं तो इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के लिए सिवाय अपने प्रयास और कर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं और कुछ भी नहीं है। अखिलेश जी के कुछ प्रश्नों के उत्तर में योगी आदित्यनाथ ने कुछ बातें सदन में कही थी और उन बातों के परिणाम कुछ दिनों के बाद पूरे प्रदेश को मिले और हूबहू वही मिले जो उन्होंने कहा था। अब ये गणित बड़ा समझना मुश्किल है कि मेरी कही बात चरितार्थ कैसे हो रही है। छोड़िए उस विषय को, फिर बात वो आध्यात्मिक आएगी कि सारी चीजें गवर्न करने वाला वो ऊपर वाला है। इसलिए इस सत्य को समझना जरूरी है कि अगर रावण को 10वीं को मरना है तो रावण अष्टमी को कदापि नहीं मरेगा। जाहिर सी बात है, फुटबॉल के मैच का निर्णय हॉकी के मैच में नहीं आएगा। क्राइम की दुनिया में अगर अतीक और अशरफ
लगातार ये कार्रवाइयां कर रहे थे तो उनका परिणाम भी क्राइम की दुनिया में ही आना था और ऐसे ही आना था जैसे आया है। आश्चर्य तो तब होता कि जब इसके उलट कोई परिणाम आता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आइए अतीक और अशरफ के ऊपर जो इतना तेजी से घटनाक्रम चला है और ये सब कुछ हुआ है, इस पे हम थोड़ी बात करें। जी बिल्कुल। निश्चित तौर पे कार्रवाइयां तो चल रही थी, गवर्नमेंट के अपने एक एजेंडे के तहत कार्रवाइयां चल रही थी, लेकिन उस पूरे कार्यप्रणाली के अंतर्गत अतीक अहमद ने अति आत्मविश्वास के तहत जो घटनाक्रम धूमनगंज में घटित कराया जी, वह कहीं न कहीं उनकी मृत्यु को बहुत नजदीक लाके खड़ा कर दिया। अब इस बिंदु के ऊपर अगर इस बात को आगे बढ़ा के देखा जाए तो अतीक ने, अशरफ ने धीरे धीरे एक क्राइम की दुनिया का साम्राज्य खड़ा किया और तमाम लोग उसके साथ जुड़ते चले गए, जिन्हें उसकी आवश्यकता थी और जिन्हें उसकी आवश्यकता थी। दोनों एक दूसरे के पूरक होते गए और ये साम्राज्य विस्तार पाता चला गया धीरे धीरे धीरे। और गेम कहां तक पहुंचा? क्राइम की दुनिया से निकलकर वह राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया और राजनीति से वो क्राइम को कंट्रोल करने लगा। लेकिन यहां एक बात समझने की है कि दुनिया में अति सर्वत्र वर्जित है। अत की भली न बोलना, अत की भली न चुप, अत की भली न वर्षा, अत की भली न धूप। और समाज का यह अंतिम निर्णय है कि जब आप अति पे जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको बर्बादी के परिणाम मिलेंगे जी। अब यहां इस पूरे गेम के अंतर्गत एक तरफ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी तरफ क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक अहमद था। अतीक अहमद को इस बात को समझना चाहिए था कि जब क्रिमिनलों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, जहां मकान को जमींदोज किया जा रहा है, जहां पकड़कर लोगों को जेल में डाला जा रहा है, ऐसे में इतनी बड़ी दुस्साहसिक घटना धूमनगंज के अंदर कराना कहीं उसके आत्मविश्वास का बेवकूफीपूर्ण निर्णय था। मैं बेवकूफीपूर्ण शब्द कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं कि अगर उस पूरे घटनाक्रम में धूमनगंज के अगर पुलिस वाले न मारे जाते जी, तो मेरा अपना ये मानना है कि इसका परिणाम इतना इंटेंसिव, इतना घनत्व वाला नहीं होता जितना हुआ है। क्योंकि यूपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिस भी क्रिमिनल ने पुलिस पे गोली चलाई है, पुलिस के खिलाफ हथियार उठाया है, सिवाय मौत से कम पे उसका सौदा नहीं हुआ। चाहे महाकाल में पकड़े गए, याद होगा आपको नाम, जी, विकास दुबे जी, या फिर ये धूमनगंज की घटना जिसमें दो पुलिस वाले मारे गए। एक अपराधी इतना बड़ा बनता है और कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं क्या ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त था, खुद भी राजनीति में था और अचानक से सत्ता बदलती है और ये हश्र हो जाता है कि वो खुद पुलिस से गुहार लगाता है सुरक्षा की। एक घटना होती है 24 फरवरी को जिसमें उमेश पाल को और उसके साथ 2 सुरक्षाकर्मी जो पुलिस वाले हैं उनकी भी हत्या हो जाती है। उसके बाद कोर्ट में ये होता है कि अतीक खतरे में है और वो पुलिस सुरक्षा की गुहार लगाता है। तो ये आप कैसे देखते हैं? एक वही अपराधी जो पुलिस को मार भी रहा है और वही अपराधी सुरक्षा की डिमांड भी कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? बड़ी विसंगतिपूर्ण स्थिति है मुनीश जी कि एक ऐसा अपराधी जिसका बेटा 2 पुलिस वालों को मारता है जी, और वही अपराधी पुलिस अभिरक्षा में अपनी सुरक्षा की गुहार करता है जी। इससे बड़ी विसंगति तो इस देश के अंदर हो ही नहीं सकती कि जिस क्रिमिनल से जनता आतंकित है
उसी क्रिमिनल और अपराधी को पुलिस जो है सुरक्षा प्रदान किए हुए है। और यहां एक चीज और भी मैं कहना चाहता हूं कि जरा आप कल्पना कीजिए कि देश में कितने ऐसे पुलिस वाले हैं जो अपराधियों की सुरक्षा करने में अपनी तनख्वाह ले रहे हैं। अब वो भी अपनी किस्मत का रोना रो रहे होंगे कि जब मैं पुलिस में भर्ती हुआ था तो मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं किसी अपराधी को जो है सुरक्षा दूंगा और मैं इसकी तनख्वाह लूंगा जी। आज इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। बिल्कुल सर। जो लोग खुलेआम जनता को मार रहे हैं उन्हें प्रोटेक्शन देने की क्या जरूरत है भाई? वो सेलिब्रिटी है क्या? और जाहिर सी बात है कि मैं यहां एक बात स्पष्ट कर दूं कि अतीक अहमद को सांसद होने के नाते प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का एक दुर्दांत अपराधी है, इसलिए उसको पुलिस का प्रोटेक्शन दिया गया है। क्या वो सांसद जी को ला रहे थे साबरमती से प्रयागराज, या एक दुर्दांत क्रिमिनल को ला रहे थे? तो यह समीक्षा करने के बाद अब इस पैटर्न को, बाबा आदम के जमाने के इन पैटर्नों को हटाने की जरूरत है। सरकार किसी क्रिमिनल को प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं बैठी है। मानवाधिकार वाले बहुत चिल्ला सकते हैं, बिल्कुल इसके ऊपर अपनी आवाज उठा सकते हैं। आम आदमी की सुरक्षा नहीं, वो सड़कों पे मारा जाओ, क्रिमिनल को आप जो है 250-300 पुलिस वालों की सुरक्षा में लेके चले, उसे भी डर होना चाहिए। बिल्कुल कि अगर मैं जनता को मार रहा हूं तो मुझे भी डर हो सकता है कि मेरी भी जान कोई ले सकता है। इसलिए आज जरूरत है कि इस बात के ऊपर विचार किया जाए कि ऐसे लोगों को सुरक्षा दी जाए या न दी जाए। सर इसमें एक चर्चा ये भी हो रही है, बहुत मतलब बड़ा मुद्दा बना है विपक्ष की तरफ से और सबकी तरफ से, कि अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है उसमें पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। ये सामने दिख भी रहा है। इसे आप कैसे देखेंगे और क्या ये चूक होना पुलिस के लिए आने वाले समय में किसी समीक्षा की जरूरत है? बिल्कुल सही कहा आपने, और बड़ा निसंकोच बेलौस मैं कहूंगा कि पुलिस की तरफ से ये बहुत बड़ी चूक है जी। चूक किन किन बिंदुओं पे है उसको ध्यान से आप देखें। साबरमती से वो बंदा आता है तो उसको आप वैन में लाते हो जी। हालांकि सुरक्षा की स्थिति तो वहां पे भी है। वो बंदा उतारा जा रहा है और वो पेशाब करने के लिए जा रहा है, कैमरे में वो भी कैद है। आप कहेंगे चूक कहां से है जी? चूक तो उसी समय से प्रारंभ हो गया जब मीडिया साबरमती से पीछा करते हुए आ रहा है प्रयागराज तक। क्यों मीडिया किस लिए पीछा करेगा? मीडिया को इजाजत किस बात की दे दी जाएगी? और मीडिया के पास कोई काम नहीं है जी। मीडिया फुल टाइम जो है कैमरा लेके वो पेशाब कहां कर रहा है, कहां उतर रहा है, और मौका जब मिल जाए तो बैंक की जालियों के पास ले जाके माइक लगा दो, साहब की अतीक आप क्या कहना चाहते हैं। और दुर्घटना अगर ऐसे में हो जाएगी तो दोषारोपण जैसे आज पुलिस पे हो रहा है, पुलिस पे ही होगी ना। सर ये करना तो मीडिया की स्वतंत्रता है और मीडिया का अधिकार है। नहीं, स्वतंत्रता किस सीमा तक जी? देश के अंदर कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब अपने राष्ट्र को गाली देना नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है किसी की निजता में प्रवेश कर जाना। आप जरा सा मुझे बताइए कि कोई आतंकवादी अगर पकड़ा जाता है तो क्या मीडिया का कोई बंदा सेना के उस सारे दरवाजे को तोड़ के आतंकवादी से इंटरव्यू लेता है क्या? नहीं। तो पुलिस के पास ये चीजें इतनी ढीली क्यों है? नहीं, आपकी इस बात को मैं पूरी विनम्रता पूर्वक खारिज करता हूं कि स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में फर्क है। मीडिया यहां स्वच्छंदता की स्थिति दिखा रहा है, पेशाब कर रहा है, ये कौन सी स्वतंत्रता है भाई? उसका फोटो ले रहे हो और पूरे आप देश को दिखा रहे हो पेशाब कर रहा है। ये हास्यास्पद नहीं, आप खुद सोचिए, मैं क्या इसके ऊपर बहस करूं आपसे। हाँ, फिर चूक कहां हुई जी? पुलिस रिमांड पे लेती है और मेडिकल कराने ले जाती है। आप मेडिकल कराने ले जा रहे हैं बंदे को, वैन में नहीं ले जा रहे हैं साहब, जीप में ले जा रहे हैं। क्यों? वाय वो पूरा का पूरा पीछे स्थिति खुली हुई है जीप का पोर्शन। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो आप देखिए जब वो जीप से उतरा,
मैं यहां इस बात की भी चर्चा नहीं कर सकता कि उन लोगों ने तो उतने नजदीक से शूट आउट किया है, जीप से वो उतर रहे हैं, वो किसी भी बिल्डिंग से कोई भी मार सकता है, लंबी रेंज के हथियार का इस्तेमाल करके उन्हें शूट आउट किया जा सकता है। इससे बड़ी चूक क्या होगी? फिर और आगे चलिए साहब, चूक कहां पे हुई? किसी भी मीडिया वाले ने अपना कैमरा उसके कंधे पे रखा है, उसकी माइक उसके हाथ में है, उसका आई कार्ड उसके गले में है, पर्याप्त है उसे मीडिया वाला मान लेना। इस बात की तस्दीक होनी चाहिए कि क्या वहां पे जो मीडिया वाले थे उनकी पूरी तलाशी हुई थी कि नहीं हुई थी जी। और अगर तलाशी होती तो वो पिस्टलें बरामद होती कि नहीं होती, और उस तलाशी के बाद फिर इनको गाड़ी से लेके निकलना था। आप तो साहब एकदम खुलेआम लेके आए। एक तरह से अगर कहा जाए तो थोड़ा सा बहुत तीखा है, पुलिस ने परोस दिया जी, सही बात, उसको मरने के लिए जी। तो पुलिस की तरफ से स्वाभाविक रूप से ये चूक हुई है। अच्छा, मैं यहीं तक इस चूक की बात कर रहा हूं जी।